राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने एक ग्रुप में ज़्यादा सदस्य होने के कारण हमने कुछ एक अलग से जो है EH एक्टिव ग्रुप हमने बना दिया है। उसके अंदर हमने उन साथियों को रखा है जिन्होंने बुक की लिए जो है कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये हमारी एक अपनी मैनेजमेंट है। बाकी ग्रुप के अंदर दोनों ग्रुपों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ साथी जो हैं इसके में ग्रुप के अंदर कहते हैं कि सर हमारे को वहाँ पर क्यों नहीं आपने डाला। देखिए, वीडियो लेक्चर जो हैं वो आपको यहाँ भी सुनने को मिलेंगी और उसके अंदर भी है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको भी यहाँ पर मिलेगी और उनको भी मिलेगी। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम भी उस EH एक्टिव ग्रुप में शामिल हों तो साथियों फिर आप, क्योंकि वो ग्रुप जो है वहाँ पर जो बुकिंग करने वाले साथी है वो हैं, तो यदि आप भी बुक लेना चाहते हैं तो आपको भी उसके अंदर हमें रखना होगा। फिर तो आप जो है इस चीज़ को फील ना करें कि हमें वहाँ पर नहीं जो है शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर केवल वो साथी हैं जिन्होंने अपनी बुक के लिए एडवांस जमा कराया हुआ है और कोई दोनों ग्रुपों में डिफरेंस नहीं है। दोनों पर जो है ध्यान दिया जाएगा, आप अन्यथा ना सोचें। तो साथियों, आइए आज के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गतांक वीडियो से हम पिछले कुछ वीडियो से जो है आई डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। हमने उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो है कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया भी कह देते हैं, लेंस आँख का एक स्पष्ट भाग होता है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर क्लियर जो है दिखाने का काम करता है। लेकिन जब लेंस में धुंधलापन या क्लाउडी हो जाता है तो रेटिना पर जो जाने वाली लाइट है वो स्पष्ट रूप से उस लेंस के अंदर से नहीं गुजर पाती। क्यों? लेंस धुंधला हो जाता है, इसलिए वो लाइट उसके अंदर से साफ तरह से अंदर नहीं जा पाती और जिसके कारण रेटिना के ऊपर जो है स्पष्ट इमेज नहीं बन पाती, जिसके कारण फिर धुंधलापन दिखाई देने लगता है। कोई भी चीज़ आप देखोगे वो ब्लंट दिखाई देगी, धुंधलापन दिखाई देगा, उसमें धुंधली दिखाई देगी, स्पष्ट क्लियर साफ नहीं दिखाई देगी। साथियों, दृष्टि बाधित होने के स्वरूप को ही मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया कहते हैं या कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने लिखने में, गाड़ी ड्राइव करने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। आँख के नेचुरल लेंस का निर्माण जो है पानी और प्रोटीन के मिश्रण से बनता है, लेंस का निर्माण होता है। तो साथियों, क्या होता है कि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ या किसी और कोई डिजीज़ आ जाती है तो ये जो प्रोटीन है ये उस लेंस के ऊपर एक पिंड टाइप सा बना लेते हैं और इसी पिंड को ही मोतियाबिंद कहते हैं। यानी कि सफ़ेद जो है वो एक परत सी जो है, मोटी परत सी उसके ऊपर जम जाती है, जिसको जाला बोलते हैं। तो ऐसा वो बन जाता है जिससे फिर दृष्टि बाधित होती है, जो है कोई भी हमें वस्तु या इमेज कोई है क्लियर नहीं दिखाई देती है। रीजन पे इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो है कि एज फैक्टर। 40 साल की उम्र के बाद में तकरीबन ये समस्या देखने को मिलती है। जो लोग डायबिटीज़, मधुमेह, रक्त शर्करा से इफेक्टेड होते हैं, ग्रस्त होते हैं, उनके अंदर भी जो है ये समस्या देखने को मिलती है। या जो
अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं उनको भी ये समस्या हो जाती है। इसके साथ में एक और भी कारण है हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक के रोग भी जो है आने वाली जो उसकी न्यू जनरेशन है उस परिवार की, तो उसको ये रोग जो है गिफ्ट में मिलता है, होने की संभावना पूरी रहती है। और इसके अलावा जैसे मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की प्रॉब्लम है, या आँखों में चोट लग जाए या सूजन वगैरह आ जाए, या फिर जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं ऐसे लोगों में भी मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। और जो लोग अंग्रेजी दवाओं में जैसे स्टीरॉयड टाइप की मेडिसिन्स होती हैं उसको लंबे समय तक यूज करते हैं, उसका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पुराने जो लोग हैं वो कोई अस्थमा से पीड़ित है या कोई जो है अर्थराइटिस से पीड़ित है, तो ऐसे लोग जो है वो स्टीरॉयड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो लंबे समय तक प्रयोग करने का से भी जो है मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। या फिर वो लोग जिनकी आँखों की सर्जरी हो चुकी होती है वो भी इस समस्या से जो है ग्रस्त हो जाते हैं। सिम्टम्स में जो है आप जानते हैं, एक तो सबसे पहले कि धुंधला ही दिखाई देता है, वस्तु के दो स्वरूप दिखाई देते हैं, दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। रात्रि को सड़क पर जो है गाड़ी की लाइट उसको क्लियर ना दिखा करके एक प्रकाश सा उसको केवल जो है चुंधिया सा दिखता है, जो है बस चमक दिखती है, लाइट नहीं दिखती उसके अंदर। और अचानक जो है चश्मे का नंबर बदल जाना वो भी मोतियाबिंद की ही निशानी है। इस प्रकार से जो है लक्षण साथियों दिखाई देते हैं मोतियाबिंद के, सफेद मोतिया के या कैटरेक्ट के। एलोपैथी में या किसी और औषधियों में साथियों इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं साथियों? जो इसके रीजन्स बताए हैं, कारण बताए हैं, उन कारणों को ढूंढते हुए, उन कारणों को दूर करते हुए यदि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट दें तो हमें अच्छी खासी सफलता इसके अंदर मिलती है। हमने यहाँ पर जो है इंटरनली मेडिसिन जो है हमारी जो प्रचलित हमारे कंपोजिशन है BP और BC, C3 और C1 और S12। साथियों यहाँ पर हमने BP जो है 20 ड्रॉप ली है, BC की 10 ड्रॉप ली है, C3 की 10 ड्रॉप और C1 की जो है वो 5 ड्रॉप ली हैं। इन सब को साथियों एक 30 ml में डालना है और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भर लेना है। 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। उसके बाद एक्सटर्नल यूज करने के लिए आई ड्रॉप बनाना है, उसमें A2, C5, S12 और BEG का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। D3 से 12-12 ड्रॉप ले करके 12-12 ड्रॉप ले करके जो है 27 ml रोज वाटर में डालना है। और ये मेडिसिन साथियों ध्यान रखना आँखों से संबंधित है। ये मेडिसिन वैसे तो किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है RS की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए और इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आँखों का मामला है, आँख डैमेज हो सकती हैं रेक्टिफाइड सिपरेट डालने से। तो रेक्टिफाइड सिपरेट वाली मेडिसिन इसके अंदर नहीं चलेगी। तो साथियों 12-12 ड्रॉप ले करके 27 ml रोज वाटर, अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर हो, उसके अंदर डाल लें और उसके अंदर 3 ड्रॉप वो हनी का डाल दें, उसके अंदर शहद का डाल दें और
एक जो है हमने लोशन जो तैयार करना है सॉल्यूशन, वो हमने A2, C5, GE और H12। तो साथियों इसको क्या करना है कि हमने 15-15 ड्रॉप D3 से लेना है और 30 ml की बोतल में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर डालना है और 40 ड्रॉप जो है 1 लीटर पानी में डाल करके ठंडे पानी में उससे आँखों को वॉश करना है दिन में 3 बार। और उसके पश्चात में किसी भी कॉटन के फैब्रिक से पोंछ करके आँखों में ये आपने आई ड्रॉप डालना है। दिन में 3 बार या 4 बार डाल लें। तो साथियों यहाँ पर देखिए बीपी का हमने प्रयोग किया है। बीपी आप सब जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन है, ब्लड को प्यूरीफायर भी करने वाली है, लिम्फ ब्लड को शुद्ध भी करने वाली है, सेल्स को जो है ऑक्सीजन पौष्टिक तत्व भी पहुंचाती है। जैसे बताया कि अभी जो लेंस है वो पानी के और प्रोटीन के मिश्रण से बनता है, तो वहाँ पर हम ये मेडिसिन इसलिए इसका यूज किया है। दूसरा BC है, इसके अंदर जो है ये एक नर्व सिस्टम की मेडिसिन है, नर्व सिस्टम को जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ पर हमने इसलिए BC का प्रयोग किया है। C3 RBC WBC यानी कि जो है सेल्स की मेडिसिन है, कनेक्टिव सेल की मेडिसिन है, तो यहाँ पर हमने C3 का प्रयोग किया है। और C1 टिश्यूज़ की रेमेडीज़ है जो हमारे जो उसके अंदर प्रोटीन का जो एक पिंड सा बन चुका है लेंस के ऊपर, तो उसको ये रिड्यूस करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगी C1। तो इस प्रकार से हमने जो है पहले कंपोजिशन में इन मेडिसिनों को लिया है। और इसी प्रकार है, आप जानते हैं कि दूसरी भी जो है हमारी आई ड्रॉप है, H12 जो है हमारी आँखों की औषधि है, और A2 जो है ब्लड के सर्कुलेशन को सर्कुलेट करती है, और C5 जो है वो भी टिश्यू की मेडिसिन है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ये ब्लड की मेडिसिन है जो प्रॉपर जो है ब्लड को चलायमान रखती है, सर्कुलेट करती है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और C5 का दोनों का एक ही सेम काम है, ये एंटीसेप्टिक है और जाले को कम करने का जो है ये काम करती है यहाँ पर। तो साथियों इस प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैटरेक्ट डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अच्छी खासी इसके अंदर जो है रीजन्स को जो है, जो भी रीजन्स है इससे रिस्पॉन्सिबल रीजन है उसको दूर करते हुए हम इस पे अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और साथियों मुझे देखिए बहुत बार बार अपने साथियों से कहना पड़ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी कोई समस्या, गंभीर समस्या हो और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, वो बात अलग है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को ना पूछें यहाँ पर अभी, इसके लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। आपने अगर नॉलेज बढ़ाना है तो हमारे जो वीडियो आते हैं उसको देखते रहिए आप, और जो पिछले वीडियो है उनको देखते रहिए आप। ये आपके लिए ही बनाए गए हैं, तो अपना नॉलेज बढ़ाना है तो यहाँ पर आप इनको सुन करके बढ़ाइए। आप छोटी छोटी बातें पूछते हैं तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम जो है अभी हमारे पास, क्योंकि बुक हमें रिटर्न प्रोसेस में है और जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल है इस टाइम में, थोड़ा सा मेरी व्यस्तता का भी आप ध्यान रखते हुए जो है ना तो आप फ़ोन करें मुझसे ज़्यादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट में फ़ोन करें आप, अगर कोई इम्पोर्टेंट होती है तो बाकी का मैं प्रयास करता हूँ। फिर भी मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का भी प्रयास करता हूँ उसमें। तो साथियों आप थोड़ा सा मेरी जो है व्यवस्था है उसका आप ध्यान रखें, ताकि मैं इस काम में जो है जल्दी से जो है कंप्लीट कर पाऊँ इस टास्क को, और आप लोगों के सामने जो है उस बुक को लेकर के आ सकूँ। तो साथियों इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। राधे राधे।